हेलो एवरीवन गाइस, सो कैसे हैं आप सब। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अपने फिजिक्स का चैप्टर नंबर 13 का पार्ट नंबर 3। ठीक है, इसके पहले हमने बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़ी थी। ठीक है, और बहुत ही अच्छी अच्छी चीज़ें थी, इंटरेस्टिंग चीज़ें थी। आज हमें देखना है पावर के बारे में, एवरेज पावर के बारे में। ठीक है, इंडक्टेंस के एवरेज पावर के बारे में, फिर हमारा कैपेसिटेंस के एवरेज पावर के बारे में, रेजिस्टेंस के एवरेज पावर के बारे में, फिर तीनों LCR सीरीज के एवरेज पावर के बारे में। हमें इन सारी चीज़ों को आज हमें समझना है। ठीक है, तो आप दिख रहे हो न्यू इंडियन एरा और मेरा नाम है प्रशांत। आप मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हो, ईमेल में कांटेक्ट कर सकते हो फॉर एनी इंक्वायरी। अगर आपको हैंड रिटन नोट्स चाहिए, ठीक है, जो हमारे इस लेक्चर की नोट्स हैं, तो आप लोगों को मिल जाएंगी टेलीग्राम में। टेलीग्राम में कैसे ज्वाइन करना है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी हुई है, वहाँ पे क्लिक करो। पहले ऐप डाउनलोड कर लेना, रजिस्टर वगैरह कर लेना, उसके बाद उस लिंक में क्लिक करके टेलीग्राम ज्वाइन हो जाओ। ठीक है, और आप लोग को वहाँ पे मिल जाएगा सारा का सारा नोट्स पहले से डाला हुआ है। ठीक है, चलो तो अभी स्टार्ट करते हैं गाइस। सबसे पहले पावर इन एसी सर्किट। भाई एग्जैक्टली व्हाट अबाउट द पावर इन एसी, अल्टरनेटिंग करंट जिस सर्किट में पास होता है उसे एसी सर्किट कहते हैं। तो एसी सर्किट में क्या पावर, मतलब कितना पावर है ये हमें जानना है यार। पहले तो हम यही जान लेते हैं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पावर। पावर हमारा कितना अमाउंट ऑफ वर्क हम करते हैं कितने गिवन अमाउंट ऑफ टाइम में, यानी द रेट ऑफ डूइंग ऑफ वर्क पर यूनिट टाइम, यही हमारा पावर कहलाता है। ठीक है, ये बात आपको समझनी है। अगर मैं पावर को डीसी सर्किट के लिए बात करूं, तो डीसी सर्किट में हमारी जो पावर होती है वो होती है प्रोडक्ट ऑफ वोल्टेज एंड करंट। प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लीकेशन, यानी वोल्टेज और करंट को अगर आप मल्टीप्लाई करते हो तो आपको पावर मिल जाती है फॉर द डीसी करंट। बट इन द केस ऑफ अल्टरनेटिंग करंट, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, डीसी करंट में जो फ्रीक्वेंसियां होती है कभी बदलती नहीं है, ये हम जानते हैं, हमने स्टार्टिंग के पहले लेक्चर में ही देखा था। ठीक है, जिसमें कि कोई फ्रीक्वेंसी बदलती नहीं है। बट इन द केस ऑफ एसी सर्किट, यहाँ पे कंटिन्यूअसली चेंज होता है, कोई भी करंट हो चाहे वो वोल्टेज हो। तो इसीलिए यहाँ पे हम लोग ना ऐसा फिक्स वोल्टेज या फिक्स करंट की बात नहीं कर सकते हैं, हम इसमें इंस्टेंटेनियस की बात करते हैं। हम लोग गिवन अमाउंट ऑफ इंस्टेंट टाइम पे हम चेक करते हैं, मतलब तुरंत के तुरंत उस वक्त की कंडीशन में क्या है, क्योंकि अगली कंडीशन में तो वो चेंज हो जाएगा। मान लो कि अगर देखो इस कंडीशन में तो हम इसी कंडीशन में चेक करेंगे, क्योंकि जब ये नेक्स्ट कंडीशन में जाएगा ना तो वहां पे बदल जाएगा। इसीलिए हम अभी पहले ही कंडीशन में हम लोग चेक कर लेते हैं, समझ गया। तो ऐसे वाले वोल्टेज या करंट को हम इंस्टेंटेनियस वोल्टेज या फिर इंस्टेंटेनियस करंट कहते हैं। तो फॉर द एसी सर्किट हम हमेशा इंस्टेंटेनियस वोल्टेज या एसी करंट की मतलब इंस्टेंटेनियस करंट की बात करते हैं। हालांकि पावर तो भाई वोल्टेज एंड करंट का प्रोडक्ट ही होता है, जैसे पावर इक्वल टू VI, कुछ ऐसा ही होता है। अगर मैं EMF की बात करूं तो पावर इक्वल टू EI ऐसा हो जाएगा, क्योंकि E इज द वोल्टेज हियर एंड I इज द करंट। ओके, तो ऐसे हो जाएगा। सो व्हाट इज पावर? पावर इज द प्रोडक्ट ऑफ वोल्टेज एंड करंट, वोल्टेज एंड करंट, वोल्टेज एंड करंट। ओके, तो आपको ये याद रखना है ना। पहला बढ़ते हैं अभी, फर्स्ट कंडीशन, पहला नंबर ए है ये, एवरेज पावर एसोसिएटेड विद रेजिस्टेंस। हमने तीनों के बारे में इसके पहले चैप्टर में पढ़ रखा है, रेजिस्टेंस हो, इंडक्टेंस हो, कैपेसिटेंस हो। हमने फिर इंडक्टिव रिएक्टेंस, कैपेसिटिव रिएक्टेंस, इम्पीडेंस, जब हमने तीनों LCR सर्किट को देखा था तो हमने पढ़ा था। अभी हमको एवरेज पावर एसोसिएटेड विद रेजिस्टेंस, सिर्फ ओनली एंड ओनली वन एंड ओनली रेजिस्टेंस के बारे में हमें पढ़ना है, इसमें कितनी पावर एसोसिएटेड होती है। तो गाइज वी ऑल नो दैट कि जो हमारा रेजिस्टेंस है, अगर मैं प्योर रेजिस्टेंस की बात करूं, प्योर रेजिस्टेंस वो रेजिस्टेंस कहलाता है जिसमें कोई भी रेजिस्टेंस नहीं होता है, उसे हम प्योर रेजिस्टेंस कह सकते हैं, जो थोड़ा भी एसी सर्किट को अपोज नहीं करता है। तो जो उसमें से वोल्टेज हम अप्लाई करते हैं वो कितना होता है, E इक्वल टू E0 साइन ओमेगा टी। वाई साइन ओमेगा टी? बिकॉज वी आर यूजिंग द AC करंट ऑन दिस सर्किट, दैट इज अल्टरनेटिंग करंट। एंड व्हाट अबाउट द करंट? I इक्वल टू I0 साइन ओमेगा टी। वट इज I0? यानी I0 को हम I0 कहते हैं। वट इज I0? I0 हमारा पीक वैल्यू होती है, एंड वट इज E0? ये हमारी पीक वैल्यू कहलाती है, यानी मैक्सिमम वैल्यू ऑफ EMF एज वेल एज करंट। ये बातें आपको समझनी ना। तो ये हमको मालूम है, दोनों के दोनों हमें पता है कि करंट और हमारा EMF क्या होता है। ये हमने कितने बार नहीं पढ़ा यार, 1000 बार पढ़ा इसको हमने। ठीक है ना, अब हम देखते हैं पावर के लिए रेजिस्टेंस में कितनी पावर है, ये हम सीखने जा रहे हैं। तो भाई हम अभी इंस्टेंटेनियस पावर की बात करेंगे। तो व्हाट इज पावर? E इंटू आई होता है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ E? यहाँ से मिल गया, देखो यही था। व्हाट इज वैल्यू ऑफ I? ये देखो मिल गया। तीनों को अच्छे से कर देते हो, देखो यहाँ पे E, ये I एक साथ। अब मैथमेटिक्स तो आता ही होगा। और गाइस इंपॉर्टेंट बात आपको बता दूं कि इस टॉपिक में, इस वाले पार्ट में अगर आपको इंटीग्रेशन नहीं आएगा ना
तो समझ लो कि आपका आज का ये वीडियो का कोई भी पार्ट नहीं समझेगा। बट टेंशन मत लो, मैं आपको बीच बीच में पूरे इंटीग्रेशन के टर्म्स एंड कंडीशंस, उसके फॉर्मूलाज आपको बताते चलूंगा। जो मैथमेटिक्स लिया होगा उसी तो बहुत ज़्यादा फायदा है, बट जिसका मैथ्स नहीं होगा तो उसको ये चैप्टर बहुत हार्ड लगने वाला है। जबकि ये बहुत आसान चैप्टर है, बहुत चिंदी चैप्टर है, इतना आसान है ना कि मैं क्या बताऊं। ठीक है, लेकिन अगर इंटीग्रेशन आएगा तो, वरना फिर नहीं। ठीक है, और बेसिक इंटीग्रेशन यार, छोटे मोटे कॉस और साइन के फॉर्मूला बस इतना ही आना चाहिए। ठीक है, चलो तो देखो यहाँ पे, तो ई का वैल्यू आपको पता चल गया ये है, आई की वैल्यू ये है पता चल गया, तो ई नॉट साइन ओमेगा टी और ये आई नॉट साइन ओमेगा टी आपको मिल गया। ठीक है, फिर ई नॉट आई नॉट आपको ये मिल चुका है। फिर यहाँ पे देखो ये साइन है और देखो ये साइन है, तो साइन का स्क्वायर मिल गया और देखो ये अपना एंगल ओमेगा टी आ जाएगा। मतलब साइन एक्स इंटू साइन एक्स साइन स्क्वायर हो जाता है, और ई नॉट ये इक्वेशन नंबर 1, दिस इज द पावर। ठीक है, इंस्टेंटेनियस पावर आप कह सकते हो। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो हमारा जो सर्किट होता है एसी सर्किट, वो कंप्लीट साइकिल परफॉर्म करता है। ठीक है, अभी तो हमने जस्ट एक हाफ सर्किट की बात की है। अगर मैं इधर की भी बात करूं, मतलब कंप्लीट साइकिल के लिए बात करूं, तो मुझे एवरेज पावर निकालनी पड़ेगी। हम सभी में यही बनाएंगे, यही निकालेंगे एवरेज पावर। एंड व्हाट इज द एवरेज पावर? व्हाट इज द पावर? वर्क अपॉन टाइम। पावर क्या होता है? वर्क अपॉन टाइम। नॉर्मली कितना, हाउ मच अमाउंट ऑफ वर्क हमने परफॉर्म किया इन अ गिवन अमाउंट ऑफ टाइम में। ठीक है, तो इन अ गिवन अमाउंट ऑफ टाइम में हमने कितना वर्क परफॉर्म किया, यही हमारी पावर होती है। ये हमने 9th क्लास में भी पढ़ा था। और इलेक्ट्रिसिटी के केस में वोल्टेज इंटू करंट होता है। तो फिलहाल अभी के लिए वन साइकिल ईएमएफ का जो हमारा वन साइकिल है उसने कितना पावर परफॉर्म किया, ये जो हमारा पूरा यहाँ से लेकर के यहाँ तक का वन साइकिल है, यहाँ तक का, ठीक है, वो कितना पावर परफॉर्म किया और कितने गिवन अमाउंट ऑफ टाइम में। ठीक है, मतलब जीरो से लेके टाइम तक। अब जीरो से स्टार्ट किया था और यहाँ पे कोई ना कोई यहाँ पे टाइम होगा, इस यहाँ पर पहुँचने में कुछ ना कुछ टाइम लगा होगा, तो जीरो से टी तक पहुँचने में कितना पावर लगा, यही हमें पता करना है। तो ठीक है, तो पहले हम टोटल पावर निकाल लेते। तो इंटीग्रेशन ऑफ जीरो से टी तक हमने इसको इंटीग्रेट कर दिया। इंटीग्रेशन ऑफ पी इंटू डी टी, वाई डी टी, डी हमारा टी हमारा टाइम दिखाता है, अपॉन में टी टाइम है, ये हमारा हमने इसको इंटीग्रेट कर दिया पूरी पावर को। नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पी? अभी अभी हमने इंस्टेंटेनियस में निकाला कि ई नॉट आई नॉट साइन स्क्वायर ओमेगा टी, इसी को हम यहाँ पे पुट कर देंगे। देखो यहाँ पुट कर दिया आई नॉट साइन ओमेगा टी, ठीक है, साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी। नाउ अब एक चीज याद रखना इंटीग्रेशन में, अगर मान लो इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स और यहाँ पे 4 और यहाँ पे dx लिखा हुआ है, तो जो यहाँ पे d के साथ रहता है ना, सिर्फ उसी का यहाँ से इंटीग्रेशन होता है। बाकी जैसे कि 4 है तो ये बाहर निकल जाएगा, तो यहाँ से ई नॉट आई नॉट ये बाहर निकल जाएंगे। देखो यहाँ से बाहर निकल गए, इंटीग्रेशन की इस साइन से बाहर निकल जाएंगे। सिर्फ किसका इंटीग्रेशन होगा? जिसके साथ t है। समझ गया? साइन स्क्वायर ओमेगा टी, ये तो पूरा एंगल है ना, तो इसको आप नहीं निकाल सकते हो, तो वो टी के साथ है। और ये अपॉन में टी को हमने साइड में ले लिया। ना जीरो से टी तक अभी जाएंगे तो साइन स्क्वायर ओमेगा टी सिर्फ यही बचेगा और डी टी आ जाएगा। समझ गया? अब हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे। आपको पता ही होगा कि साइन स्क्वायर ओमेगा टी, इसका कोई इंटीग्रेशन का फॉर्मूला नहीं होता है। अगर जिस बंदे ने भी अगर थोड़ी बहुत पढ़ाई की होगी तो उसे शायद पता ही होगा, तो इसका कोई फॉर्मूला नहीं होता है। बट डायरेक्टली आपको एक बात ध्यान रखना है कि जब आप इसको इंटीग्रेट करोगे तो आपको इसकी वैल्यू मिलेगी टी अपॉन टू, आपको इसकी वैल्यू टी अपॉन टू मिलेगी। साइन स्क्वायर ओमेगा टी की जो वैल्यू आएगी वो आपको टी अपॉन टी आएगी इंटीग्रेशन जब आप इसका करोगे तो। ठीक, तो जो मैथ्स के बच्चे होंगे तो वो तो इजीली निकाल लेंगे, जो बायोलॉजी के बच्चे होंगे उनको मैं यहाँ पे इंटीग्रेशन सिखा नहीं सकता हूँ, बिकॉज हम फिजिक्स कर रहे हैं। और अगर मैं इसको अकेले इंटीग्रेट करने बैठूँ तो मुझे कम से कम 10 मिनट लग जाएंगे। ठीक है, तो इतना इंटीग्रेशन ये मैथमेटिक्स यार, तो इसको मेरे से मत करवाओ। मैं इसके लिए एक अलग सी वीडियो बना दूंगा और ये मैथ्स की वीडियो में डाल ही रहा हूँ। तो प्लीज़ देखो, बायो के बच्चे क्या करो ना कि मेरी जितनी भी डिफरेंशिएशन की वीडियो है, सभी टीचर्स जो भी मैथ्स की वीडियो डाल रहे हैं वो सिर्फ डायरेक्टली क्या करते हैं, क्वेश्चन में फोकस करते हैं, आते हैं क्वेश्चन का आंसर करवा के जाते हैं। यार वो तो डाइजेस्ट में भी है, वो तो डाइजेस्ट में भी अवेलेबल है। आपको फॉर्मूला याद हो गया और आपको ट्रिक्स आ गए कैसे करने, तो आप खुद भी डाइजेस्ट से भी पढ़ सकते हो। मैथ्स ऐसी चीज़ है, समझ रहे हो? तो और मैंने क्या किया है, स्टार्टिंग की कोई भी वीडियो में मैं पहले बेसिक बताता हूँ, 9वीं के 10वीं के 11वीं के जो बेसिक्स है मैथ्स में चाहिए, तो वो बेसिक्स बायो के बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हालांकि सभी के लिए इंपॉर्टेंट है जिसका मैथ्स वीक है, तो प्लीज़ आप एक बार ना पढ़ो। स्टार्टिंग का डिफरेंशिएशन का पहला स्टार्टिंग का 1 घंटे देखना, 4 घंटे की मेरी वीडियो है। इंटीग्रेशन का भी मैं अभी डालूंगा तो उसको भी आप देख लेना, स्टार्टिंग का 1 घंटा, उसके में मैं बेसिक बता दूंगा। ऐसे सभी जो भी चैप्टर आपको पढ़ने हो इंटीग्रेशन डेरिवेटिव के, स्टार्टिंग के बायो वाले बच्चे 1-1 घंटे देख लो, बात का आपके लिए नहीं हो। ठीक है, तो इतना देख लो, फिर आपको सब ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। तो इंटीग्रेशन ऑफ जीरो से टी साइन स्क्वायर ओमेगा टी, यहाँ पे टी अपॉन टू आ जाएगा। ठीक है, हैंस अब यहाँ पे ध्यान देना, तो मतलब मैं इसके जगह में टी अपॉन टू पुट कर सकता हूँ। तो यहाँ पे देखो, अभी इसके जगह में मैंने पूरा टी अपॉन टू पुट कर दिया, तो मुझे मिलेगा ई नॉट आई नॉट अपॉन टी और बगल में टी अपॉन टू। देखो यहाँ पे मिल गया, देखो टी अपॉन टू आ गया, समझ गया? देखो यहाँ पे ये टी अपॉन टू आ गया।
ना टी से टी काट दो तो ई नॉट आई नॉट अपॉन 2 मिल जाएगा, ये हमारी एवरेज वैल्यू है, दिस इज माई एवरेज पावर। ठीक है, नाउ अब हमने गाइज रूट मीन स्क्वायर ईएमएफ, रूट मीन स्क्वायर करंट के बारे में हमने सीखा ही है, क्या होता है देखो, ई नॉट बाय रूट 2 अगर मैं लिख दूं तो ये मेरा बनता है रूट मीन स्क्वायर, ई आर एम एस बनता है रूट मीन स्क्वायर ईएमएफ। और अगर मैं आई नॉट रूट 2 लिख दूं तो ये मेरा बनता है आई आर एम एस यानी रूट मीन स्क्वायर आर एम एस। तो क्या मैं इस वैल्यू को इन तरीके में कन्वर्ट कर सकता हूँ? वाई नॉट, कर सकता हूँ। अगर मान लो 2 है तो 2 क्या होता है, 2 को अगर मैं रूट टू लिखूँ तो ये मेरा 2 बन जाएगा ना, समझ रहा है? तो इसी 2 को मैंने 2 बार कर दिया, रूट 2 इंटू रूट 2 कर दिया, तो ई नॉट अपॉन रूट 2 आई नॉट अपॉन रूट 2 बन गया। नाउ व्हाट इज दिस, ये हमारा ई आर एम एस है, व्हाट इज दिस, ये मेरा आई आर एम एस है। तो व्हाट इज द एवरेज पावर, ई आर एम एस इंटू आई आर एम एस। तो ये आपको समझ के रखना है। तो इसीलिए गाइज ये हमारी एवरेज पावर मिल गई। तो यही तो हमें फाइंड करना था, क्या फाइंड करना था? एवरेज पावर एसोसिएटेड विद रेजिस्टेंस। जो रेजिस्टेंस है उसमें कितनी पावर प्रोड्यूस हो रही है, एवरेज कितनी है उसकी पावर की, तो कितनी रहेगी? ई आर एम एस इंटू आई आर एम एस। अब ई आर एम एस का फॉर्मूला ई नॉट अपॉन रूट 2 आई नॉट अपॉन रूट 2 आई आर एम एस का। चाहो तो आप ई नॉट आई नॉट अपॉन 2 भी लिख सकते हो, एक ही वैल्यू आने वाली है। तो कोई भी आप याद करना चाहो कर सकते हो। तो है ना कितना आसान, बस इंटीग्रेशन आ गया तो कितना आसान है आपके लिए। चाहो तो आप इसे याद भी कर सकते हो कि इंटीग्रेशन ऑफ 0 से टी साइन स्क्वायर ओमेगा टी इक्वल टू टी अपॉन 2 होता है, क्योंकि एक ही बार तो याद ही करना है। तो चाहो तो याद कर लो और चाहे तो इंटीग्रेशन सीख के फिर कर लो। समझ गया ना? तो इतनी बातें आपको समझ रखनी है। अगर जिस बंदे को इंटीग्रेशन करना होगा तो हिंट दे देता हूँ फटाक से मैं कि साइन स्क्वायर एक्स का कभी इंटीग्रेशन होता नहीं है। क्या करना पड़ता है उसके लिए? हमको cos 2x का फॉर्मूला लगाना पड़ता है। कौन सा वाला? 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला। मैं हिंट दे रहा हूँ। अब यहाँ से 2 साइन स्क्वायर एक्स निकाल लेना। क्या करोगे? तो यहाँ पे आ जाएगा 2 साइन स्क्वायर एक्स और इक्वल टू यहाँ पे बन जाएगा 1 माइनस cos 2x। ठीक है, फिर यहाँ से साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू निकाल लो तो क्या बनेगी? 1 माइनस cos 2x अपॉन 2 बन जाएगा। फिर यहाँ से 2 साइड में चला जाएगा और 1 माइनस cos 2x का इंटीग्रेशन करोगे तो 1 का तो आपको x बनेगा और cos 2x का आप वैल्यू निकाल सकते हो। तो इजीली आप करके देखो, आपको t/2 मिलेगा और फिर 0 से t तक इंटीग्रेट कर देना, पुट कर देना वैल्यू, तो आपको इंटीग्रेशन आ जाएगा। बहुत बड़ा बनेगा, कर लो फटाक से। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। एवरेज पावर एसोसिएटेड विद इंडक्टर। अब मैथमेटिक्स तो नहीं सिखाऊंगा ना, आपको जानते हो ना, इतना तो पता है ना। फिजिक्स में मैथमेटिक्स सिखाते बैठूंगा तब तो कल्याण हो जाएगा हमारा सबका। ठीक है, तो टाइम ही बच जाएगा। फिर मैथ्स में भाई, मैथ्स का अलग सब्जेक्ट क्यों बना के रखा गया है? इसीलिए तो बनाया गया है। ठीक है, तो एवरेज पावर एसोसिएटेड विद इंडक्टर। अब इंडक्टर कितना पावर एसोसिएट करके रखता है? तो अब देखो, हमने इंडक्टर के केस में पढ़ा था कि जो करंट होता है वो लैग करता है बिहाइंड द वोल्टेज बाय पाई बाय 2। अब देखो, हम देखे थे कि किस तरीके से हमारा साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2 मिला था करंट की वैल्यू, जिसमें हमारे करंट ने लैग किया था वोल्टेज को बाय पाई बाय 2। इसके पहले की वीडियो जिसने देखा होगा उसे मालूम होगा, है ना? तो नाउ इसी केस में आप यहाँ पे देख सकते हो, ई की वैल्यू हमारी ई नॉट साइन ओमेगा टी है और आई की वैल्यू देखो जरा, पाई बाय 2 माइनस मतलब पाई ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2 है। इसके कहने का मतलब ये है कि जो हमारा यहाँ पे ईएमएफ है और जो हमारा यहाँ पे ये करंट है, ये करंट पाई बाय 2 की वैल्यू से लैग कर रहा है। किसको लैग कर रहा है? ईएमएफ को लैग कर रहा है। वही चीज यहाँ पे लिखा है, ये दिखाता है ऐसे पाई बाय 2 कम है, ओमेगा टी देखो सिर्फ यहाँ पे ओनली ओमेगा 2 है, यहाँ पाई बाय 2 माइनस भी है। माइनस कर दिया मतलब लैग होता है, लैग कर रहा है। मैंने पहले नंबर वीडियो में भी आपको सब समझाया था ये चीजें, लैग और क्या होता है, लीड क्या होता है, सब समझाया था। नाउ अभी इंस्टेंटेनियस पावर निकालते, व्हाट इज पावर? वोल्टेज इंटू करंट। तो ईवी मिल गया इंडक्टर के केस में। इंडक्टर के लिए देखो ये होता है ईएमएफ और इंडक्टर के लिए करंट ये होता है, दोनों याद कर लो, मैंने पहले भी बोला आपको याद करने। तो इंस्टेंटेनियस पावर क्या होता है? ये ई इंटू आई होता है। अब ई की वैल्यू ये है और आई की वैल्यू है, दोनों की वैल्यू पुट कर देते फटाफट। देखो यहाँ पुट कर दिया तो ई के जगह में देखो ये आया और आई के जगह में देखो ये आया। अब यहाँ से आई नॉट, यहाँ से ई नॉट है, बट अभी हम एक साथ नहीं लेंगे, हम पहले दिमाग लगाएंगे। हम पहले ओमेगा टी को इस साइड रखेंगे और मतलब पाई बाय 2 को इस साइड और ओमेगा टी को इस साइड करेंगे। जब ओमेगा टी को इस साइड बदलूंगा, अंदर के एंगल को बदलूंगा तो बाहर माइनस साइन आ जाएगा। ठीक है, बाहर क्या आ जाएगा? बाहर मुझे माइनस साइन यहाँ पे इस तरीके से आ जाएगा, माइनस साइन आप लगा दो। ठीक है, माइनस साइन मुझे मिल गया। नाउ अभी देखो यहाँ पे बहुत ज्यादा, अच्छा मैं यहाँ से बाहर ले लिया हूँ, यहाँ पे लगाने की जरूरत, देखो यहाँ पे मैंने बाहर माइनस साइन ले लिया। ठीक है, बाहर माइनस ले लिया, एकदम बाहर माइनस साइन ले लिया। ठीक है, अब देखो आपको समझना है, अब क्या किया हूँ, यहाँ पे 90 आ गया। अब ट्रिग्नोमेट्री आपने पढ़ाई होगा। अब देखो यार, ये तो तुमको आना ही चाहिए ना यार, नहीं तो फिर कैसे फिजिक्स आएगा। तो कभी भी एक बात ध्यान रखना, मैंने इसके पहले की वीडियो में भी समझाया है कि पाई बाय 2 माइनस एक्स ऐसा मान लो कुछ लिखा है तो 90 है, यहाँ पे पाई बाय 2 मतलब 90 होता है, तो 90 मतलब होता है चेंज। तो यहाँ पे कॉस और सिर्फ एक्स लिख दो यहाँ पे और कुछ नहीं। पाई बाय 90 मतलब चेंज, साइन बदलता है कॉस में, तो कॉस एक्स बन जाएगा।
ठीक है। तो यहाँ पे देखो साइन और एक्स की जगह में कौन सा एंगल है, ओमेगा टी, तो देखो यहाँ पे ओमेगा टी आ जाएगा, तो कॉस ओमेगा टी ओनली बचेगा और ये आई नॉट आ जाएगा, माइनस साइन तो बाहर है ही है। नाउ ई नॉट और आई नॉट देखो मिला के यहाँ पे रख दिया तो माइनस साइन आ गया, और साइन ओमेगा टी एंड ये कॉस ओमेगा टी दोनों को एक साथ रख दिया, ठीक है। तो मुझे पी की वैल्यू मिल गई। ये तो मेरी एवरेज पावर नहीं है, ये मेरी इंस्टेंटेनियस पावर है। मुझे एवरेज पावर चाहिए, टोटल सर्किट में कितनी पावर है एवरेजली। तो क्या होती है एवरेज पावर, फॉर्मूला तो याद ही होगा ना कि वर्क डन इन वन साइकिल ऑफ द अल्टरनेटिंग करंट, बिकॉज अल्टरनेटिंग करंट हमारा साइकिल के फॉर्म में चलता है। तो वन साइकिल कंप्लीट करने में हमारे एसी सर्किट को कितना लगेगा, एसी करंट को कितना लगेगा, वर्क कितना करेगा और कितना टाइम उसे लगेगा उसी वन साइकिल को कंप्लीट करने में। तो गाइस वर्क अपॉन टाइम होता है ना। व्हाट विल बी द वर्क, वर्क क्या होता है, अब यहाँ पे ध्यान दो, पावर को अगर मैं टोटल पावर को ऐड कर दूं तो मेरा वही वर्क कहलाएगा। देखो यहाँ पे ये वर्क दिया हुआ है, ठीक है। तो जीरो से लेकर के टी तक, कहाँ से लेकर टी तक, जीरो से लेकर के टी तक इंटीग्रेट करना है पीडीटी को। सेम चीज है, सभी में सेम फॉलो करना। अभी कैपेसिटेंस आएगा उसमें भी सेम है, मतलब रेजिस्टेंस, इंडक्टर और कैपेसिटेंस, ये तीन चीजें तो है ही है, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखना अच्छे से। तो टी आ जाएगा अपॉन टाइम, टी कर दूंगा तो मुझे टोटल एवरेज पावर मिलेगी ना। अभी इंटीग्रेट करूंगा जीरो से लेकर टी तक, और व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पी, हमें यही मिला ना, माइनस ई नॉट साइन ओमेगा टी, ये डॉट का मतलब मल्टीप्लाई होता है कॉस ओमेगा टी, और देन ये अलग एक डी है। अब देखो हमें सिर्फ किसके लिए इंटीग्रेट करना है, डी के लिए, मतलब ये माइनस ई नॉट आई नॉट साइड में निकाल दिया, देखो इसको बाहर निकाल दिया। अब आप बोलोगे टू काय के लिए किया। अब देखो यहाँ पे इंटीग्रेशन करने का तरीका माय डियर, अगर मान लो इंटीग्रेशन ऑफ आपके सामने साइन एक्स और कॉस एक्स दिया हुआ है और यहाँ पे dx लिखा हुआ है, तो इसको आप डायरेक्टली इंटीग्रेट नहीं कर सकते हो। आप चाहो तो u इंटू वी का फॉर्मूला लगा दो इंटीग्रेशन में, बट आप इसको डायरेक्टली कर नहीं सकते हो। तो क्या करना पड़ेगा, हम एक यहाँ पे 2 दे देते हैं और यहाँ पे 2 दे देते हैं। तो कुछ किया गया मैंने नहीं, बस मैंने बैलेंस किया। क्यों किया ऐसा, आप देखो ये 2 साइन कॉस एक्स और साइन एक्स कॉस एक्स क्या होता है, ये होता है साइन 2x का फॉर्मूला, और ये 1/2 साइड में जाएगा। अब साइन 2x का इंटीग्रेशन क्या बन जाएगा, cos 2x, और 2x का नीचे 2 डिवाइड कर दो 1/2, ये हमको आंसर आएगा इस चीज की वैल्यू का। तो सिमिलरली x की जगह में यहाँ पे ओमेगा 2 है और बाकी कुछ तो बड़ी वैल्यू है ही नहीं, ठीक है। तो मैंने यहाँ से नीचे भी 2 से डिवाइड कर दिया और ऊपर यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया, तो एक ही बात है, वो कट जाता है। तो यहाँ पे 2 साइन ओमेगा टी और कॉस ओमेगा टी बन जाएगा। अब 2 साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी क्या होता है, साइन 2 ओमेगा टी, और ये dt तो साइड में है ही है ना। अब साइन 2 ओमेगा टी क्या होगा, अभी देखो ये मैंने टी को भी साइड में कर दिया, देखो टी को भी मैंने यहाँ पे 2 के साथ लाके देखो यहाँ पे इस तरीके से 2t बना दिया, वो तो कॉमन, ये तो साइड में चला गया ना यार, ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब साइन 2 ओमेगा टी क्या बनेगा, अब इसका इंटीग्रेशन करूंगा तो पहले तो कॉस 2 ओमेगा टी और माइनस साइन तो आता ही है ना, साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस टी होता है, ठीक है, कॉस एक्स होता है ना। अभी 2 ओमेगा टी का जब करूंगा तो मुझे सिर्फ 2 ओमेगा नीचे मिलेगा, और जीरो से लेकर टी तक मुझे इंटीग्रेट करना है, ठीक है। और ये माइनस साइन यहाँ पे आके प्लस करने वाला है इसको। अब गाइज आपको एक बात बताता हूँ, ठीक है, जब आप इस पूरे वैल्यू को इंटीग्रेट कर दोगे, इंटीग्रेट तो कर दिया हमने, जब आप इन वैल्यू को पुट करोगे जीरो से लेकर टी तक, ये डेफिनेट इंटीग्रेशन होता है। जब आप जीरो से पहले टी पुट करना, फिर माइनस करना, फिर जीरो पुट करना, और जो आंसर आएगा वो इसकी वैल्यू आएगी जीरो। आप करके एक बार देखो, इंटीग्रेशन करके देखो, इसकी वैल्यू आपको जीरो मिलेगी। जब उसकी वैल्यू आपको जीरो मिल जाएगी तो यहाँ पे मुझे पूरा जीरो रखना पड़ेगा, यानी कि ई नॉट आई नॉट अपॉन 2t ये पूरा का पूरा जीरो हो जाएगा, समझ रहे हो। तो यहाँ पे देखो एवरेज पावर फॉर द इंडक्टर क्या आएगी हमारी, जीरो आएगी। सो फॉर एसी सर्किट एवरेज पावर इन इंडक्टर विल ऑलवेज बी जीरो, ठीक है। तो एवरेज पावर सिर्फ किसमें होती है, रेजिस्टेंस में। किसमें होती है, रेजिस्टेंस में। कितनी थी वो भी, एवरेज पावर रेजिस्टेंस में आई थी, हमें कितनी आई थी, ई नॉट आई नॉट अपॉन 2 आई थी, जिसे हम आरएमएस की स्पीड में अगर लिखें तो आरएमएस के हिसाब से अगर मैं लिखे रूट मीन स्क्वायर के हिसाब से, तो हमें मिला था ई आर एम एस इंटू आई आर एम एस, यही देखो हमें वैल्यू मिली थी, एक ही बात होती है, ठीक है। तो ये हमें सिर्फ रेजिस्टेंस के केस में याद रखना है, बाकी की जो वैल्यू है ना इंडक्टर के लिए भी ये जीरो रहेगा, और अभी हम कैपेसिटर का भी सॉल्व करेंगे उसके लिए भी जीरो आएगा। तो बस इस इंटीग्रेशन को आप सॉल्व कर लो और आपको यूं चुटकी बजाते ही आपको आंसर मिल जाएगा। आप चाहे तो पुट करके भी देख लो, आपको एक झटके में आंसर मिलेगा, ठीक है। तो ये बातें आपको समझ के रखनी है, ठीक है। तो पहले टी पुट करना, टी के जगह में तो कॉस टी 2 ओमेगा टी मिल जाएगा, फिर जीरो पुट करना, आपको फटाफट जीरो आंसर मिलने वाला है, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है माय डियर, ओके फाइन। अब आते हैं कैपेसिटर के लिए, मतलब सेम एवरेज पावर एसोसिएटेड विथ कैपेसिटर, तीनों के लिए हमने पढ़ ली, दोनों के लिए पढ़ लिया, अब तीसरा बाकी है। अब कैपेसिटर के केस में हमने देखा था कि करंट हमारा लीड करता है, देखो ना यहाँ पे प्लस साइन है, करंट हमारा लीड करता है, बाकी सारी चीजें सेम रहती हैं। तो करंट लीड द ईएमएफ बाय फेज एंगल π/2, ये हमने देखा था, हमने इसकी पहले वाली वीडियो में कभी लीड लैग सब क्या होता है सब देखा था। ई की वैल्यू कैपेसिटर में सेम है, ये सब, ये फिलहाल सभी में सेम होती है।
और आई की वैल्यू यहाँ पे प्लस करना है। इंडक्टर होता तो माइनस कर देता, और अगर रेजिस्टेंस होता तो कुछ नहीं, सिर्फ यहाँ पे ओमेगा टी आता। समझ गया अच्छे से? ओके ना, अभी आप बोलोगे कि इसमें से ये कैसे निकाल दिया आपने, ये सब ट्रिग्नोमेट्री है। अब ध्यान देना अच्छे से, I इज इक्वल टू आई नॉट साइन, यहाँ पे जो ओमेगा टी प्लस पाई बाय टू है तो इसको तो कोई मतलब ही नहीं, मैं चाहूँ तो पहले पाई बाय टू लिख दूँ और ओमेगा टी लिख दूँ। फिर अभी अभी हमने देखा कि जब पाई बाय टू होता है तो इसका मतलब होता है चेंज, तो साइन बदलता है कॉस में, और एंगल कौन सा है, ओमेगा टी, तो यहाँ पे ओमेगा टी आ जाएगा, और ये मिलेगा मुझे आई की वैल्यू। तो आई इज इक्वल टू आई नॉट कॉस ओमेगा टी मुझे मिल गया। समझ गए? देखो यहाँ पे कॉस ओमेगा टी मिल गया। चलो अब आगे सॉल्व करते हैं। तो इंस्टेंटेनियस पावर निकालेंगे, फिर उसको इंटीग्रेट कर देंगे तो एवरेज पावर मिल जाती है। तो इंस्टेंटेनियस पावर क्या है, ई आई है, तो ई की वैल्यू ये है और आई की वैल्यू देखो यही थी ना। चलो अब यहाँ से ई नॉट आई नॉट को कॉमन ले लिया, तो ई नॉट आई नॉट कॉमन आ गया, साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी, मुझे इंस्टेंटेनियस पावर मिल गई ना। अब मैं निकालूंगा एवरेज पावर। एवरेज पावर के लिए क्या करना होता है, जस्ट वर्क डन इन वन साइकिल अपॉन टाइम टेकन बाय वन साइकिल टू कंप्लीट वन साइकिल। क्या करेंगे हम लोग फटाफट, अभी इंटीग्रेट कर देंगे। देखो वही सेम चीज है, यही सब में तो सेम ही कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एवरेज पावर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 2 और पी डी टी अपॉन टी। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पी, तो ई नॉट आई नॉट साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी अपॉन टी, 0 से लेके टी तक आ जाएगा, ठीक है। अब देखो हमको किसके थ्रू इंटीग्रेट करना है, यहाँ पे डी टी लिखना, किसके थ्रू इंटीग्रेट करना है, सिर्फ dt के लिए इंटीग्रेट करना है। तो यहाँ पे ई नॉट आई नॉट, तो देखो इसको हम कॉमन ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे इसको, और अंदर क्या बचेगा, साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी। देखो जरा यही से ही कुछ, यही पहले वाले जैसा ही मिल रहा है ना, साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी, मतलब एट दिन यही करना पड़ेगा। फिर हमको यही आएगा साइन 2 ओमेगा टी, और इसकी वैल्यू फिर यही आएगी और वो भी 0 बनेगा। ऐसी कुछ बनने वाला, देखो वही चीज़ है यहाँ पर भी वही बनने वाला है। तो ये हमारा कॉमन चला जाएगा, फिर हम 2 से डिवाइड एंड मल्टीप्लाई करेंगे, फिर ये भी हमारा साइन 2 ओमेगा टी बनेगा, फिर ये भी 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या है भाई, एवरेज पावर भी पूरी 0 बनने वाली है। तो यानी कि इन द केस ऑफ कैपेसिटर आल्सो द एवरेज पावर विल बी 0। सो ओनली किसके लिए एवरेज पावर मिलती है, सिर्फ हमें रेजिस्टेंस के लिए ही एवरेज पावर मिलती है। वो भी कितनी थी, बार बार लिख के बता रहा हूं आपको, कितनी थी, ई आर एम एस इंटू आई आर एम एस। या तो एक इसे याद कर लो और या तो फिर इसे याद कर लो, एवरेज पावर इज इक्वल टू ई नॉट आई नॉट अपॉन 2, ये आपको एक वैल्यू मिलेगी। तो इनमें से कोई भी सिर्फ रेजिस्टेंस के लिए ही एवरेज पावर हमें मिलती है और बाकियों के लिए हमारी एवरेज पावर नहीं है। तो गाइस हमने तीनों के लिए देख लिया कि किस तरीके से हमारा जो रेजिस्टेंस है, हमारा जो इंडक्टर है, हमारा जो कैपेसिटर है, तो कैपेसिटर और इंडक्टर के लिए एवरेज पावर 0 होती है, और जो हमारा रेजिस्टेंस है उसके लिए हमारी एवरेज पावर ई नॉट आई नॉट अपॉन 2 होती है, या फिर ई आर एम एस इंटू आई आर एम एस होती है। नाउ गाइज अब हम देखने जा रहे हैं एवरेज पावर इन LCR सर्किट, जिसमें कि तीनों लगे होते हैं, इंडक्टर, कैपेसिटर और रेजिस्टेंस तीनों लगे होते हैं। तो इनकी एवरेज पावर कितनी होगी, अब हम ये देखने जा रहे हैं। देखो यहाँ पे ये L, ये C और ये R तीनों कनेक्टेड हैं बाय द अप्लाइड EMF, E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। तो अब हमारी एवरेज पावर क्या रहेगी, ठीक है, ये हमको समझना है अभी बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है। देखो तो हम लोग को मालूम है कि जो हमारा E रहेगा, EMF रहेगा, वो E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी रहने वाला है, जिसे इंडक्टेंस, कैपेसिटर्स या रेजिस्टेंस तीनों प्रोड्यूस करते हैं। ये हमने देखा भी था पहले वाली वीडियोस में, हमने LCR सर्किट पढ़ चुके हैं, मालूम भी है तुम्हें। अगर ने पहली वाली वीडियो नहीं देखी है, पार्ट नंबर 2, प्लीज जाओ देख लो। अब हमने इसके पहले ये भी देखा था कि जो हमारा फेज एंगल था, हमने देखो कुछ इस तरीके से सर्किट परफॉर्म किया था, है ना, हमने कुछ इस तरीके से देखो ना परफॉर्म किया था यार, है ना, ऐसे इस तरीके से। फिर यहाँ पे हमको ई नॉट की वैल्यू मिली थी, यहाँ पे हमें के वैल्यू आई थी, यहाँ पे ओ आया था, याद है कि भूल गए। और यहाँ से जो हमारा फाई था, ये हमारा फेज एंगल था, ये फेज वैल्यू हम चाहे तो प्लस करें या ऐड करें। तो जो हमारा करंट है, करंट में हमारा प्लस माइनस करके हमारी फेज डिफरेंस जो होता है फाई, जो हमारा फाई है, PHI फाई, ठीक है, ये फाई कहते हैं इसे, ऐसे फाई, ठीक है। तो ये हमारा फाई है, तो इसे हम प्लस या माइनस कर सकते हैं। अगर हमारा मान लो करंट लीड कर रहा है तो प्लस आएगा, अगर लैग कर रहा है तो यहाँ पे माइनस लिख दो बस। तो लीड एंड लैग में हम प्लस माइनस लिखते हैं। तो फिलहाल अभी के लिए हम दोनों के लिए दिखा रहे हैं, फेज डिफरेंस हमें ये मिलेगा करंट के लिए, ठीक है। चलो अब हम क्या करेंगे, दोनों में अभी हम पावर में फॉर्मूला इन दोनों का लगाएंगे, क्योंकि हम LCR में देख रहे हैं तो हमें E मिल चुका है और हमें I भी मिल चुका है। अब हमने देखा है भाई कि हमारे इसमें कैपेसिटर भी है और हमारे इसमें इंडक्टर भी है। रेजिस्टेंस के लिए तो कोई टेंशन नहीं, रेजिस्टेंस में कुछ होता नहीं, π/2 या 5 फेज एंगल कुछ नहीं होता। लेकिन इन द केस ऑफ इंडक्टेंस और इन द केस ऑफ कैपेसिटेंस हमारा फेज एंगल होता है। तो इंडक्टेंस के केस में हमारा फेज एंगल माइनस आता है और कैपेसिटेंस के केस में हमारा प्लस आता है। तो इसीलिए हमारे पास दोनों है, तो हमने यहाँ पे प्लस माइनस में फेज एंगल दिखा दिया।
वेयर फाई की वैल्यू हमारी हमेशा 90 ही रहेगी, ये बात आपको ध्यान देना है। आगे चल के हम इसे प्रूफ भी कर देंगे, ठीक है, टेंशन मत लेना। तो यहाँ पे प्लस माइनस फाई की जगह में π/2 ही हमको लेना होता है। तो अब दोनों आएगा तो मैं अब कैसे एक को दिखा सकता हूँ, तो मैंने दोनों दिखा दिया एक ही बार में। अब मैं क्या करूंगा, पावर के लिए देखो यहाँ पे फॉर्मूला इस्तेमाल कर रहा हूँ, इंस्टेंटेनियस पावर इज इक्वल टू ई इंटू आई होता है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ई, जो कि फिक्स होती है। आप कितने बार आपको बताऊं वो आपको याद भी हो चुका है, यहाँ पे ई की वैल्यू है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आई, यहाँ पे आपको वो भी याद हो चुका है, ठीक है। तो ये हमारी ई की वैल्यू हो गई और ये हमारे आई की वैल्यू हो गई, दोनों वैल्यू हमें मिल चुकी हैं, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है, दोनों वैल्यू जब हमें मिल चुकी तब हम आगे बढ़ते हैं। तो ई नॉट और देखो ये आई नॉट है, क्या हम इसे कॉमन ले सकते हैं, वाई नॉट हम इसे कॉमन ले लिए। अब यहाँ पे गाइस ध्यान देना है, अब क्या होगा, ये साइन ओमेगा टी अंदर जाके मल्टीप्लाई होगा, लेकिन मल्टीप्लाई कब होगा ये पहले समझो यार, पहले समझो, सारी चीज़ों को समझना है। अब ध्यान देना, जैसे मैं एक स्टेप लिखने जा रहा हूँ, ठीक है, मैं यहाँ पे एक स्टेप लिखने जा रहा हूँ, ठीक है, ध्यान देना। तो ई नॉट और आपका आई नॉट साइड में आ गया, साइन ओमेगा टी ये वाला जो यहाँ पे ये वैल्यू है यहाँ पे आ गई, फिर इसके अंदर क्या लिखा हुआ है, ये इसके अंदर भी साइन ओमेगा टी प्लस माइनस फाई, ये ऐसा लिखा हुआ है। अब ध्यान देना अच्छे से, जो साइन ओमेगा टी है ये वैल्यू कुछ ऐसे दिख रही है क्या, ध्यान देना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये कुछ a प्लस बी के फॉर्म में दिख रहा है क्या, माइनस आएगा तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, प्लस माइनस तो रहने दो, ऐसा कुछ दिख रहा है क्या, इसका फॉर्मूला क्या बनता है, आप जरा मुझे बताओगे इसका फॉर्मूला क्या बनता है। आप चाहो तो इसको सॉल्व भी कर सकते हो। तो फॉर्मूला बनता है इसका साइन कॉस साइन, यहाँ पे प्लस हो माइनस हो वही छाप देने का। यहाँ पे क्या लिखना है, अभी a है, फिर यहाँ पे b आता है, फिर यहाँ पे b आता है, फिर आपको यहाँ पे a आता है, ठीक है, मतलब ए बी आपको लिख देना है और यहाँ पे मल्टीप्लाई, यही हमारा फॉर्मूला बनता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे a था तो यहाँ पे a आया, यहाँ b था यहाँ b आया, ये फॉर्मूला है कंपाउंड एंगल का। यहाँ पे a, यहाँ पे b, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे प्लस आता है, यहाँ माइनस है तो माइनस आएगा, इसीलिए प्लस माइनस है तो प्लस माइनस आ गया। अब देखो यहाँ पे a के जगह में ओमेगा टी, देखो यहाँ पे ओमेगा टी आ गया, b के जगह में यहाँ पे क्या है फाई, तो देखो यहाँ पे फाई आ गया, फिर प्लस माइनस, फिर कॉस वापस से लिखो, देखो ना यहाँ पे कॉस साइन कॉस साइन ऐसे याद करने का, फिर ओमेगा टी, फिर फाई, यहाँ पे फाई आ गया, एंड दिस साइन ओमेगा टी इज हियर, यहाँ पे माइनस साइन करके बाहर है, मतलब बाहर साइन ओमेगा टी बाहर रखा हुआ है, समझ गया, ये बाहर रखा हुआ है, समझ गया, अंडरस्टूड और नॉट, समझा कि नहीं समझा। नाउ अब हम क्या करने वाले हैं, इस साइन ओमेगा टी को अंदर देने वाले हैं। जब हम अंदर देंगे तो देखो पहले इस प्लस साइन के इस साइड आएगा, फिर इस साइड दोनों तरफ जाके ऐड होगा। जब इस साइड आएगा तो यहाँ पे साइन ओमेगा टी इससे मल्टीप्लाई होकर साइन स्क्वायर ओमेगा टी बन जाएगा, और देखो ये हमें वैल्यू देगा। जब इस साइड आएगा हमारा साइन ओमेगा टी दोनों से मल्टीप्लाई होगा ना, तो यहाँ पे कोई मल्टीप्लाई होने जैसा नहीं है, तो ये कॉस ओमेगा टी वैसे का वैसे, साइन फाई वैसे का वैसे, और साइन ओमेगा टी भी वैसे का वैसे आ जाएगा, समझ गए। दिस इज द पी वैल्यू। आपकी बुक में यहाँ पे रॉन्ग करके रखा है, वहाँ पे टी नहीं लिखा है, और टी आप बुक में अपने टेक्स्ट बुक में लिख लेना, ठीक है। सॉरी, चलो अभी आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारे साइन ओमेगा टी ऐसे मिल जाएगी। अब देखो गाइस, हमें मिल चुकी है इंस्टेंटेनियस पावर। एलसीआर सर्किट के लिए, इतनी बड़ी एलसीआर सर्किट के लिए इंस्टेंटेनियस पावर है, याद नहीं करना है, कैसे करना है आपको समझ गया ना, कितना आसान है। बस ई की वैल्यू लो और आई की वैल्यू लेके पुट कर दिया है, और साइन ओमेगा टी को कॉमन ले लिया। अब मैथ्स है, इतना तो मैथ्स आपको आना ही चाहिए, ठीक है। फिजिक्स आना है तो मैथ्स के बिना फिजिक्स नहीं आ सकता, अधूरा है, ये बात ध्यान रखना अच्छे से। हम मैथमेटिक्स पढ़ते हैं, ये बात आपको ध्यान देना अच्छे से। मैथ्स ऐसा नहीं कि फिजिक्स है तो मैथ्स है, मैथ्स है इसलिए फिजिक्स है, ये बात तुमको समझ के रखनी माय डियर, ठीक है। तो ये सोच के रखना अच्छे से, बिना मैथ्स के फिजिक्स नहीं हो सकती। मैथमेटिक्स है इसीलिए फिजिक्स है, फिजिक्स है इसलिए मैथ्स नहीं है, ये बात आपको ध्यान देना है। बिना मैथमेटिक्स के आप दुनिया में कुछ भी नहीं कर सकते हो, चाहे आप इवन बायोलॉजी में भी कहीं ना कहीं हम लोग प्रेशर और डेंसिटी ये सब हम निकालते हैं, तो बिना मैथ्स के यार फिजिक्स नहीं हो सकती है, ठीक है, ये बात आपको समझनी है। तो नाउ अब हम एवरेज पावर निकालने जा रहे हैं। तो व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर एवरेज पावर, कब से पढ़ते आ रहे हो, वही तो वर्क डन इन वन साइकिल अपॉन टाइम, तो वही इंटीग्रेशन ऑफ जीरो से टी, जीरो टाइम से लेके कितना टाइम लगा वो टी हो जाएगा, और अपॉन में टाइम टी है ही है। अब यहाँ पे पी की वैल्यू कितनी है, तो पी की वैल्यू हमें इतनी बड़ी मिली है, इसी को छाप दो यहाँ पे, और कुछ नहीं करना है, बस उसको छापते जाओ। तो ई नॉट आई नॉट साइन स्क्वायर ओमेगा टी कॉस फाई प्लस माइनस कॉस पाई ओमेगा टी साइन ओमेगा टी, और यहाँ पे साइन फाई डी टी आ जाएगा। इस तरीके से आपको वैल्यू मिल चुकी है ना। अब क्या करेंगे हम, इसमें से ई नॉट आई नॉट और टी को बाहर निकाल लिए, देखो यहाँ पे हमने बाहर निकाल लिया, और बाकी किसके लिए इंटीग्रेशन करना है, डी टी के लिए करना है, तो डी टी के लिए सिर्फ करना है ना। अब यहाँ पे आपको ध्यान देना पड़ेगा, थोड़ी सी बातें आपको यहाँ पे ध्यान देनी पड़ेंगी। अब आपको पहले इंटीग्रेट करना पड़ेगा, तो ये जो इंटीग्रेशन जीरो से टी तक का जो यहाँ पे दिया हुआ है, ये पहले किसके पास जाएगा, पूरा का पूरा इसके पास जाएगा,
फिर ये इसके पास जाएगा क्योंकि बीच में प्लस माइनस साइन है, समझ गया। तो जब ये इसके पास जाएगा, और ये तो पूरा कॉमन हो चुका है बाहर, देखो इसलिए मैंने बड़ा ब्रैकेट लगा रखा है, बड़ा ब्रैकेट लगा रखा है। तो जब ये इसके पास जाएगा तो यहां पे ध्यान देना, मैंने एक ही बार में कर दिया है। यहां पे सबसे पहले cos फाइ, ये cos फाइ देखो कॉमन ले लिया, क्या बचेगा इसके पास, सिर्फ साइन स्क्वायर ओमेगा टी। देखो यहाँ पे साइन स्क्वायर ओमेगा टी और ये डी टी आ गया, समझ गया। 0 से लेकर टी तक सिर्फ इतना मिल गया। ओके अंडरस्टूड। मतलब ये कहने का मतलब जानते हो क्या है, यहाँ पे ध्यान दो, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स और ऐसा करके आपके पास dx है। तो इसको आप कैसे लिख सकते हो, तो इंटीग्रेशन ऑफ पहले साइन एक्स के पास जाओ और dx, फिर ये प्लस साइन यहाँ पे लिखो, फिर इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स dx। आप ऐसा कर सकते हो, वही मैं कर रहा हूँ, ठीक है, यही चीज मैं कर रहा हूँ, ठीक है। तो इंटीग्रेशन पहले इसके पास जाएगा। अब इसके पास मैंने एक ही बार में देखा कि cos फाइ है, तो cos फाइ तो हमारे dt से मैच नहीं करता, तो ये कांस्टेंट बाहर निकल जाएगा। साइन ओमेगा टी सिर्फ मैच करता है dt से, तो इसको अंदर रखो इंटीग्रेशन के। फिर ये हमारा प्लस माइनस साइन यहाँ पे लगा दो, फिर वापस से इंटीग्रेशन किसके पास जाएगा, इसके पास जाएगा। अब यहाँ पे dt से कौन मैच करता है, यहाँ पे सिर्फ साइन ओमेगा टी और कॉस ओमेगा टी मैच करता है, ये साइन फाइ मैच नहीं करता। साइन फाइ को मैंने कॉमन ले लिया और बाकी कॉस ओमेगा टी और साइन ओमेगा टी अंदर बच जाएगा, और ये 0 से लेकर टी तक देखो ऐसे आ गया। और अभी अभी गाइस हमने सॉल्व भी किया है ना कि कॉस ओमेगा टी और साइन ओमेगा टी, यानी कि हमने कुछ इस तरीके से किया है, साइन ओमेगा टी और कॉस ओमेगा टी ऐसे किया है। यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई करके और नीचे भी 2 मल्टीप्लाई करके ये क्या बनता है, फिर साइन 2 ओमेगा टी अभी अभी किया ना, फिर वो 0 वैल्यू आती है। तो ये हमको कहीं ना कहीं पता चल चुका है कि इसकी वैल्यू 0 आने वाली है। खैर आगे देखते हैं, अभी हम लोग यहाँ पे देखते हैं। देखो अभी वही हम दिखाने भी वाले हैं आपको। हमने देखो ये भी देखा था कि इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर ओमेगा टी की वैल्यू क्या होती है, t/2 होती है। अभी अभी किया था कि नहीं किया था यार, देखो ना इसकी वैल्यू t/2 सॉल्व करोगे आएगा ना, और इसकी वैल्यू यही मिलेगा ना जब हम ऊपर नीचे 2 से डिवाइड एंड मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो फिर 2 साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी बन जाएगा। फिर आगे सॉल्व करेंगे तो ये क्या बनेगा, साइन 2 ओमेगा टी बन जाएगा, और इसकी वैल्यू हमारी जो 0 से टी के बीच में आएगी वो 0 ही आने वाली है। हमने अभी अभी सॉल्व किया था, ठीक है। देखो इसकी भी वैल्यू हमारी क्या आएगी, 0 आएगी। देखो तो अब हम पुट कर सकते हैं ना, इसके जगह में हम 0 पुट कर देंगे तो ये सब गायब हो जाएगा। इधर का जो पूरा पार्ट है, ये हमारा जो पूरा पार्ट है, पूरा का पूरा पार्टी गायब हो जाएगा। और इसके जगह में हम t/2 पुट कर देंगे तो यहाँ पे हमारा t/2 आ जाएगा। देखो हमने यहाँ पे पुट कर दिया t/2, दिख रहा है आपको, देखो यहाँ पे हमने t/2 पुट कर दिया और ये पूरा 0 हो जाएगा। देखो ना साइन फाइ इंटू 0, ये साइन फाइ क्यों लिख के दिखाया है आप यहाँ पे देखो, जरा ध्यान से समझना, मैथ्स बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये साइन फाइ और इसकी वैल्यू 0 आई है, इसकी वैल्यू 0 आई है, तो इसकी जगह मैं 0 पुट करूंगा तो साइन फाइ से एक बार मल्टीप्लाई करके दिखाना पड़ेगा ना, तो इसीलिए साइन फाइ इंटू 0, तो ये पूरा का पूरा 0 हो गया और ये t/2 आ गया, cos फाइ t/2 बन गया। समझ गया ना अच्छे से, ठीक है। नाउ अभी E0 I0 अपॉन टी cos फाइ t/t सिर्फ इतना ही मिलेगा। देखो तो एवरेज पावर क्या मिल गई, E0 I0 अपॉन टी cos फाइ t/2 बचा, बाकी सब 0 हो गया। देखो सिर्फ इतना ही बचा अपने पास, तो दिस इज द एवरेज पावर। लेकिन मेरे एक क्वेश्चन कहीं ना कहीं अराइज होता है कि व्हाट इज दैट cos फाइ, अभी तक तो कहीं भी हमें ये नहीं मिला था, है ना। देखो हमने इंडक्टेंस के लिए निकाला, हमने कैपेसिटेंस के लिए निकाला, हमने रेजिस्टेंस के लिए निकाला, किसी के लिए हमें ऐसा कुछ फाइ के साथ वैल्यू कोई फैक्टर मिला नहीं। तो ये भाई फाइ क्या है, ये cos फाइ क्या है, इसके बारे में अब हम जानते हैं, थोड़ा सा इंफॉर्मेशन निकालते हैं। तो यहाँ पे हम LCR सर्किट की बात कर रहे हैं, और LCR सर्किट में जो भी हमें यहाँ पे वैल्यू मिली है वो ट्रू वैल्यू है, क्योंकि हमने जो इंडक्टेंस कैपेसिटेंस रेजिस्टेंस यूज किया था वो ट्रू वाले यूज किया था। तो हमें जो एवरेज पावर मिलेगी वो भी हमें ट्रू पावर मिलेगी, समझ गया। तो ऐसे LCR सर्किट की जो पावर होती है, इस सर्किट को हम एवरेज पावर की सर्किट को, जो हमारी यहाँ पे एवरेज पावर है LCR सर्किट की, उसे हम ट्रू पावर कहते हैं। और यहाँ पे माय डियर जो हमारा cos फाइ है ये किसके साथ मिला है, हमारे पावर के साथ, तो इसे हम पावर फैक्टर कहेंगे। क्या कहेंगे, पावर फैक्टर। तो नाम याद रखना, व्हाट इज द नेम ऑफ दैट cos फाइ, cos फाइ का नेम क्या है, पावर फैक्टर है। आपने चीज यहाँ पे ऑब्जर्व किया, यहाँ पे ERMS IRMS दिख रहा है, कैसे आया ये दिखाता हूँ आपको। ये E0 I0 आपको समझ गया होगा कैसे आया, तो E0 इंटू I0 है, जो ऊपर पे 2 लिखा हो उसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ √2 इंटू √2। ओके, अब ये इसकी वैल्यू क्या होती है और इसकी वैल्यू क्या होती है, ये ERMS होता है, फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, ये आपको IRMS होता है। तो देखो वही वैल्यू वहाँ पे लिख दिया मैंने, तो इसके जगह में आप ERMS RMS लिख सकते हो। ये t/2 तो साइड में रहेगा, और cos फाइ क्या है, ये cos फाइ हमारा एक पावर फैक्टर है, ठीक है। देखो यहाँ पे तो ERMS IRMS और cos फाइ हमारा पावर फैक्टर है, समझ गया ना अच्छे से। तो इस तरीके से माय डियर हम सारी चीजों को लिखते हैं। नाउ अब पावर फैक्टर की फॉर्मूला क्या है, एग्जाम में पूछता है डिफाइन पावर फैक्टर, तो इसका फॉर्मूला होता है पावर फैक्टर का, जिसे cos फाइ हम कहते हैं, ये एग्जाम में फाइंड करने भी पूछता है। ये होता है ट्रू पावर अपॉन एपेरेंट पावर,
अब आप बोलोगे ट्रू पावर और अपेरेंट पावर गाइस आखिर होता क्या है। अब देखो मैं यहां से आपको निकाल के देता हूं, यहां से आपको निकाल के देता हूं। देखो cos phi इज इक्वल टू व्हाट इज द ट्रू पावर, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ट्रू पावर, ये हम निकाल के आपको देते हैं। ट्रू पावर PAV होता है, ये हमारा ट्रू पावर हो गया ट्रू पावर। व्हाट इज द अपेरेंट पावर, अपेरेंट पावर यहाँ पे आपको समझना है, ये हमारा होता है ERMS इंटू IRMS। मैंने आपको दिखाया भी था, चलो आपको थोड़ा सा अपने अपेरेंट पावर से थोड़ा सा चक्कर घुमा के आता हूँ आपको, अभी आपको पता चल जाएगा कि भाई अपेरेंट पावर एग्जैक्टली कौन सी होती है, ये आपको अच्छे से समझ जाएगा। देखो यहाँ पे देखो ये है P एवरेज इक्वल टू ERMS IRMS, किसके लिए हमें मिला है, देखो आपको यहाँ पे ध्यान से दिखाता हूँ। देखो रेजिस्टेंस के लिए, रेजिस्टेंस के लिए जो भी हमें पावर मिलती है, रेजिस्टेंस के लिए जो भी हमें पावर मिलती है ERMS IRMS, वही हमारी अपेरेंट पावर होती है। तो यानी कि अपेरेंट पावर क्या होता है, ERMS इंटू IRMS हमारी अपेरेंट पावर होती है। समझ गया कि नहीं समझ गया अच्छे से, तो वही हमारी ERMS, मतलब देखो यहाँ पे ERMS IRMS ये हमारी अपेरेंट पावर है, और व्हाट इज ट्रू पावर, दिस वन इज द ट्रू पावर। समझ गया, तो व्हाट इज द cos phi, cos phi हमारा होता है ट्रू पावर अपॉन अपेरेंट पावर। मतलब ये cos phi क्या होता है, ये PAV तो हमारी ट्रू पावर हो गई, और इसी के नीचे अगर ट्रू पावर डिवाइडेड बाय ये कर दूं तो हमको cos phi मिल जाएगा। यानी और ERMS IRMS क्या होता है, ये हमारा अपेरेंट पावर होता है। क्या होता है, ये हमारा अपेरेंट पावर। ठीक है, समझ गया कि नहीं समझ गया, ये हमारा अपेरेंट पावर है। तो अगर मैं एवरेज पावर के नीचे, अगर मैं एवरेज पावर के नीचे ERMS इंटू IRMS लिख दूं तो मुझे क्या मिलेगा, व्हाट इज दिस ट्रू पावर, दिस PAV इज द ट्रू पावर डिवाइडेड बाय दिस वन ERMS इंटू IRMS इज द अपेरेंट पावर, यानी ट्रू पावर अपॉन अपेरेंट पावर। क्या बचेगा, cos phi, देखो cos phi आ गया, बन गया फॉर्मूला। समझ गया अच्छे से, तो PAV इज द ट्रू पावर डिवाइडेड बाय हमारा यहाँ पे अपेरेंट पावर मिल गया। तो ये हमारे फैक्टर होता है पावर का ना। अब और आगे अच्छे से निकालते हैं भाई, ये जो हमारा cos phi है इसकी और अच्छे से आगे वैल्यू निकालते हैं, ये क्या होता है। अगर हम इंपेडेंस की बात करें, cos थीटा क्या होता है, cos थीटा क्या होता है, कोई बता सकता है मुझे कमेंट बॉक्स में। अरे सबको मालूम है, बताने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, ये होता है हमारा एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज। अगर मैं इस इंपेडेंस ट्रायंगल, हमारा ये आपके बुक में दिया हुआ है, यही हमारा इंपेडेंस ट्रायंगल, इसे आप याद कर लेना। ठीक है, तो इंपेडेंस ट्रायंगल में जो हमारा phi है, अगर यहां से मैं cos की वैल्यू निकालूं तो एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या हो सकता है, आप जरा मुझे बताओगे। तो एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज माय डियर, हाइपोटेन्यूज 90 के सामने वाला होता है, ये हमारा Z है। Z हमारा इंपिडेंस कहलाता है। क्या कहलाता है, Z हमारा इंपिडेंस कहलाता है। क्या कहलाता है, Z हमारा इंपिडेंस। और हाइपोटेन्यूज क्या है, मतलब एडजेसेंट क्या है, R है। तो एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज में Z बैठा है, कौन बैठा है, R अपॉन Z बैठा है। और Z की वैल्यू क्या होती है, हमने निकाला था ना यार, याद है कि याद है, याद है तो आबाद है, भूल गए तो बर्बाद है। ठीक है, तो Z की वैल्यू क्या थी, यही थी ना, R का स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का स्क्वायर, यही था ना हमारा इंपिडेंस यार, भूल गए क्या तुम लोग, यही था हमारा इंपिडेंस, हमने पहले वाली वीडियो में देखा था। ठीक है, तो ये हमारा इंपिडेंस था। तो R अपॉन इंपिडेंस यानी R अपॉन Z, यही हमारा होता है कॉस या फिर पावर फैक्टर फ्रॉम द इंपिडेंस ट्रायंगल। ठीक है, जिसमें कि रेजिस्टेंस अपॉन इंपिडेंस हमें इस तरीके से मिलता है। ठीक है, ये बात आपको समझ के रखनी है। यानी कि मैडम अगर कुछ और केसेस हम लोग देख लेते हैं, अगर सपोज दैट मान लो कोई हम नॉन इंडक्टिव सर्किट की बात करें, नॉन इंडक्टिव सर्किट मतलब वो सर्किट जिसमें कोई भी इंडक्शन ना होता हो, कोई भी मतलब प्योर करंट पास ना होता हो। तो अगर हम इंडक्टिव सर्किट की बात करें तो जो हमारा यहाँ पे आपको लिख के देता हूँ साइड में, R अपॉन रूट R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर, ये लिखा हुआ है। तो फॉर द, याद रखो यार, केसेस को भूल जाओगे तो फिर बर्बाद हो, मालूम है ना। ठीक है, तो नॉन इंडक्टिव केस के लिए जो XL और XC होती है, ये दोनों इक्वल होते हैं। अब जब दोनों ये इक्वल हो जाएंगे तो ये जीरो हो जाएगी पूरी वैल्यू, क्योंकि XL माइनस XC की जगह मैं XL पुट कर दूंगा तो वो माइनस होकर जीरो हो जाएगा ना, तो ओनली R स्क्वायर बचेगा। देख सकते हो आप लोग यहाँ पे मैंने क्या लिख रखा है, ओनली R स्क्वायर। अब ये स्क्वायर है और ये रूट है, तो स्क्वायर रूट को गायब कर देगा, सिर्फ R और R बचेगा। यहाँ पे क्या बनेगा, 1। cos phi की वैल्यू मिल गई मुझे 1। अब आप ही बताओ कि cos phi और 1 की वैल्यू 1, मतलब cos की कौन से एंगल पे 1 आता है, तो cos के जीरो एंगल पे, कौन से एंगल पे, जीरो एंगल पे 1 आता है। तो cos काट दो और phi की वैल्यू आपको यहाँ पे जीरो मिल जाएगी। समझ गया अच्छे से, समझ गया अच्छे से। तो ये कंडीशन, मतलब कि अगर मैं प्योरली इंडक्टिव सर्किट की बात करूं तो मेरा प्योरली इंडक्टिव सर्किट के लिए जो मेरा फेस एंगल होगा वो मेरा हमेशा जीरो ही होना चाहिए, प्योर इंडक्टिव कैपेसिटेंस या सर्किट के लिए मैं बात करूं तो।
बट गाइज ये समझ गया ना आपको किस लिए है, ये नॉन इंडक्टिव सर्किट के लिए है। किसके लिए है? नॉन इंडक्टिव सर्किट के लिए। यानी कि जो हमें वहां पे करंट मिल रहा था कि I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय टू, जो हमें ऐसा कुछ वैल्यू मिल रही थी, इसमें हमारा जो यहाँ पे पाई बाय टू, ये पाई बाय टू नहीं है, यहाँ पे हमारे फाई आया था, फाई है ना, आपको याद होगा शायद, फाई प्लस माइनस फाई था, है ना। तो अगर मैं प्योरली इंडक्टिव की बात करूं तो ये फाई की जगह में जीरो आ जाएगा, यानी कि I इज इक्वल टू आई नॉट ओनली साइन ओमेगा टी बचेगा। बट अगर मैं यहाँ पे ध्यान देना, अगर मैं इंडक्टिव सर्किट या कैपेसिटिव सर्किट की बात करूं, क्योंकि रेजिस्टेंस के लिए तो ये करंट फिक्स है, यही रहता है, ये हम जानते हैं। रेजिस्टेंस के लिए ईवी, ये तो सबके लिए सेम ही होता है, साइन ओमेगा टी रहता है, और आई हमारा रेजिस्टेंस के लिए ये सेम रहता है। बट इंडक्टर के लिए हमारा यहाँ पे माइनस आता है और कैपेसिटर के लिए यहाँ पे प्लस आता है, तो हम यहाँ पे 90 लेते हैं। इसके लिए इंडक्टर के लिए भी और कैपेसिटर के लिए भी 90 लेते हैं। बट इन द केस ऑफ नॉन इंडक्टिव नॉन कैपेसिटिव सर्किट के लिए फाई हमारा जीरो रहता है। यानी कि हम क्या रहे हैं, हम रेजिस्टेंस की बात कर रहे हैं। जब हमारा ना तो भाई इंडक्टर है ना हमारा कैपेसिटर है, तो मतलब वो रेजिस्टेंस हुआ ना, समझ गया। तो उसके लिए तो हमारी वैल्यू ये वाली होती है, जहाँ पे पाई बाय टू के साथ प्लस में ना माइनस में कुछ नहीं होता है, सिर्फ ओमेगा टी रहता है। यहाँ पे हमारा सिर्फ ओमेगा टी रहता है, तो ओनली ओमेगा टी मतलब, और उसके साथ में कुछ नहीं है प्लस माइनस में, मतलब वो रेजिस्टेंस हो गया। याद है कि नहीं याद है आपको? ठीक है, तो रेजिस्टेंस हो गया। बट अगर मैं वही इंडक्टिव और कैपेसिटिव की बात करूं तो उसके साथ 90 प्लस में रहता है, तो यहाँ पे फाई की वैल्यू तब हमारी 90 आएगी। अब चाहे वो प्लस आए चाहे माइनस आए, बट फाई की वैल्यू हमारी 90 रहती है। किसके लिए? फॉर इंडक्टिव, फॉर कैपेसिटिव के लिए। बट इन द केस ऑफ नॉन इंडक्टिव, मतलब कि रेजिस्टेंस के लिए, तीन होते हैं ना रेजिस्टेंस, इंडक्टर्स और कैपेसिटर्स यार, तो नॉन इंडक्टेंस के लिए क्या रहेगा, यहाँ पे फाई की वैल्यू जीरो आएगी। समझ गया? यहाँ पे फाई जीरो हो जाएगा, सिर्फ ओमेगा टी बचता है। देखो ना यहाँ पे सिर्फ ओमेगा टी बचता है। समझ गया? ये बातें आपको जान के रखनी है, ये हम तीनों जगह से पढ़ते आ रहे हैं। तो बस गाइस, अब आपको एक बार इस पूरी वीडियो को रिवाइंड करने की जरूरत है, बाकी और किसी भी चीज़ की आपको जरूरत नहीं पड़ने वाली है। आप मस्त तरीके से अच्छे से सारे क्वेश्चंस को कर सकते हो, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो माय डियर। सब्सक्राइब जरूर कर लेना यार, और बेल आइकन को दबा लेना। आप ये सब सब्सक्राइब और शेयर नहीं कर रहे हो आजकल यार, प्लीज़ इतना तो कर सकते हो ना। आपका क्या जाता है, एक बटन क्लिक करके और व्हाट्सएप, टेलीग्राम, फेसबुक में हर जगह शेयर करना है, ठीक है। तो इतना तो कर ही सकते हो ना, ठीक है। तो प्लीज़ शेयर कर दो। और यहाँ पे आप लोग टेलीग्राम में ज्वाइन हो सकते हो मेरे से, ठीक है। और इंस्टाग्राम में मुझे फॉलो कर सकते हो अगर तुम करना चाहो तो, ठीक है। और कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझसे ईमेल में कांटेक्ट कर सकते हो। और अगर नोट्स चाहिए होंगे तो टेलीग्राम में ज्वाइन कर लो, और डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, तो वहाँ से ज्वाइन कर लो और मस्त नोट्स सारे ले लो, ठीक है। फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो मिलेंगे अगले वाली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।